जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम वालेकुम जी, आ रही अस्सलाम। ठीक है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है? नो मैम। ठीक है। चलिए ठीक है, आज आपका लास्ट डे है। जिन बच्चों ने असाइनमेंट अब तक सबमिट नहीं कराई, ठीक है, तो आज मंडे है, काइंडली आज करा दें। जो असाइनमेंट फिर मुझे कल की डेट में आएगी वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बच्चों, ओके आज मैम। का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इजी है। ये सारी एथिकल और ये जो चीज़ें आप मैम बिहेवियरल साइंस में पिक्चर पढ़। मेल कर दें, कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ बेटा, पिक्चर सेंड करनी है आपने, पिक्चर सेंड है मुझे, ओके मैम। ठीक है? ओके। तो मैं कह रही थी कि बिहेवियरल साइंसेस का जो आपका सब्जेक्ट है क्वाइट इजी है, क्योंकि ये एथिक्स और नॉर्म्स जो आपको इसमें बताए जा रहे हैं एज बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये आपको वैसे भी पता होते हैं। आपको पता है कि एक डॉक्टर जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या राइट्स हैं, ठीक है? यही चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने मेडिकल एथिक्स, उसके पिलर्स और कॉमन एथिकल इश्यूज देखे थे। आज जो है हम कॉमन एथिकल इश्यूज, कॉमन एथिकल डिलीमास जो एक डॉक्टर की लाइफ में होते हैं, एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स, ये देखेंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, हमें पता है as the name indicates कि what can be decision making capacity. It refers to the ability of the individual to understand the nature of illness, the treatment options and the consequences of the treatment. ये सारी चीज़ें कि मुझे हुआ क्या है, मुझे कौन सी डिज़ीज़ है, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और इस ट्रीटमेंट जिसको मैं अडाप्ट करता हूँ उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है, ठीक है? और फिर डिसीजन में लेना एक, कि मैं, मेरे पास 4 ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊँगा। दिस इज़ कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग capacity. All adults above the age of 16, they have the right to make any decision regarding their health. It is assumes that all psychiatric patients have no decision making capacity, but it is not correct all times. साइकेट्रिक के जो पेशेंट्स होते हैं साइकेट्री वार्ड के, उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन ये एक यूनिवर्सल सा आप कह लें रूल है, लेकिन ये इट इज़ नॉट करेक्ट ऑल द टाइम्स। कैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हैं, वैसे वो ठीक हैं, अब उनको डिप्रेशन है या कोई इस तरह की डिजीज़ है जिसमें उनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है? एक पेशेंट डिप्रेस्ड है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है? तो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ किन कैन टेक डिसीजन व्हेन पेशेंट इज़ इन कोमा और वेजिटेटिव स्टेट। रिश्तेदार जो होते हैं, किनशिप मतलब आपके रिलेशंस जो होते हैं, किन्स आपके, ठीक है? आपके रिश्तेदार आपके लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जब पेशेंट कोमा में होता है। वेजिटेटिव स्टेट भी कोमा को ही कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट जो होती है। Decisions regarding continuation of life support in brain dead patient. Parents can take decision on behalf of their children less than 16 years. Teenagers फिर जो होते हैं उनको encourage किया जाता है to participate in decision making. Religious beliefs are very important in decision making. Living will living will ये है कि जिस तरह कोई पर्सन है वो कहता है कि जी मरने के बाद मेरा ये ट्रांसप्लांट है, आईज ट्रांसप्लांट कर देते हैं लोग, अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दिस ऑल गोज इन योर लिविंग विल। डायलिसिस, ऑर्गन डोनेशन, पावर ऑफ अटर्नी, देन प्रॉक्सी भी कहते हैं इसे, और पावर ऑफ अटर्नी भी कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है ना किसी पर्सन को नॉमिनेट कर देता है, ठीक है? कि अगर मैं, मुझे कुछ हो गया, ठीक है, मैं अपनी वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, कोमा में चला गया, तो मेरे बाद मेरे लिए डिसीजन कौन लेगा, ठीक है? वो पहले हिस्से ही आपने नॉमिनेट कर दिया किसी पर्सन को, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी और पावर ऑफ अटर्नी। नाउ व्हाट इज यूथेनेसिया, ठीक है? Euthanasia is when the physician administers a lethal drug to a patient with the patient's full consent and voluntary cooperation. ठीक है? ये जनरल सुना होगा आपने कि डॉक्टर जो है, अगर वो कोई लीथल ड्रग, कोई ऐसा ड्रग जिससे पेशेंट की जान चली जाएगी, तो वो ड्रग पेशेंट को पेशेंट की कंसेंट और वॉलेंट्री कॉपरेशन से देता है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज यूथेनेसिया. दिस इज इलीगल एंड अनएथिकल इन
our settings. Some countries allow this practice. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे. Physician assisted suicide भी इसे कहते हैं कि where the physician dispenses a lethal drug to a patient with intact capacity for the purpose of themselves bringing an end to their life. Both are illegal and unethical in our setting. Second thing is malpractice. Malpractice क्या है? Simply कोई भी healthcare professional जो है वो negligent है and did not meet the required standard of practice. It includes the failure to undertake informed consent, और informed consent अगर आप नहीं ले रहे patient से तो भी आप malpractice कर रहे हैं. इतनी value है एक consent लेने की in this healthcare profession. Inclusion of patient in client trials. It is obligatory for principal investigator to predict, beware of, and inform the patient of any dangerous consequences of the trial. Common ethical dilemmas in doctor's life. अब एक डॉक्टर की लाइफ में कौन से ethical dilemmas हो सकते हैं? A doctor, on account of his unique position in society, has access to the most intimate corners of the lives of people. He may therefore likely to come across unusual social situations. The doctor is not expected to respond to these situations like other members of the society. For example, कोई patient है जिसे AIDS है, HIV पॉजिटिव है. अब सोसाइटी में वो एक बुरी तरह से देखा जाता है कि इसको एड्स है, ये ड्रग्स कंज्यूम करता था, या जिस भी वजह से हुआ है, एसटीडी है किसी पेशेंट को. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, एसटीडी के पेशेंट होते हैं, उनको सोसाइटी में एक ऑड वे में देखा जाता है. बट डॉक्टर जो है उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इन ऑड सिचुएशंस में पेशेंट को जो है वो ऑड तरह से रिस्पॉन्ड करे. उसके लिए वो पेशेंट है. ठीक है. A minor stumble on his part can sometimes be enough to compromise his position. अगर थोड़ा सा भी कोई ब्लंडर है, कोई मिस्टेक कर दी डॉक्टर ने, कोई डॉक्टर के एंड से आप कोई भी स्टम्बल, कोई ब्लंडर, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डिलेमाज. अब डॉक्टर की लाइफ में एथनीजिया बहुत बड़ा एक डिलेमा है और हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे ये इलीगल है. Accepting the gift from patients, sexual boundaries violation, charges and fee uh, regarding the patient, colleague, teacher, medical students, consultation and telemedicine, media and medicine, euthanasia, and physician-assisted suicide, relationship with the pharmaceutical industries. ये common dilemmas हैं in a doctor's life. Now, what is euthanasia? ये हम पहले भी देख चुके हैं. ठीक है. अब यूथेनेसिया जो है इस ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है गुड डेथ. ठीक है. गुड डेथ किस तरह की? यूथेनेसिया जो है कुछ कंट्रीज में, पहले ज़माने में जब एक पेशेंट जो है वो बेयर नहीं कर सकता था कोई पेन, उसमें टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट की कि जी उसका आप पेन जो है ना वो एंड कर दें, गिविंग हिम अ गुड डेथ. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज, इसका मीनिंग जो है वो गुड डेथ का है. बट it is considered a criminal act according to the World Medical Association, which was held in 1987. दो टाइप्स हैं जी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री euthanasia. वॉलेंट्री है डेथ ऑन पेशेंट्स रिक्वेस्ट, एंड इनवॉलेंट्री है डिसीजन इज मेड विदाउट पेशेंट्स कंसेंट. यानी पेशेंट कोमा में है और कई साल हो गए उसे कोमा में है, उसके रिलेटिव्स ने कह दिया कि जी बस ठीक है, यानी कि पेशेंट की कंसेंट जिसमें नहीं है, दैट इज इनवॉलेंट्री. इसी तरह यूथनेसिया कैन बी पैसिव और एक्टिव. ये भी इसकी टाइप्स हो सकती हैं. पैसिव ये होंगी कि विदाउट हीरोइक लाइफ सेविंग मेजर्स, कि डॉक्टर ने जो है ध्यान नहीं दिया पेशेंट पे, उसने कोई लाइफ सेविंग मेजर्स ही नहीं किए, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की डेथ हो गई है. इसमें भी नेग्लिजेंस तो डॉक्टर के एंड पे आ रही है ना, तो यूथनेसिया की ही एक टाइप है. और एक्टिव ये होता है कि डिलिबरेटली, यानी जानबूझकर डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट की लाइफ सेविंग मेजर्स तो नहीं कर रहा, वो उसकी लाइफ एंडिंग मेजर्स कर रहा है. As of March 2018, active human euthanasia is legal in the Netherlands, Belgium, Colombia, Luxembourg, and Canada. Assisted suicide जो है is legal in Switzerland, Germany, Netherlands, and the United States of Washington, Oregon, Colorado. अब देखिए यूएस के भी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये लीगल है और कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये इलीगल है. इसी तरह हमारे एशियन कंट्रीज में ये प्रैक्टिस इलीगल है. Second one is
After euthanasia, there comes accepting gifts from the patient. Sharing of gifts as an expression of gratitude is a common norm in nearly all societies. पेशेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में ही डॉक्टर को गिफ्ट देते हैं, बट उसके लिए रिकमेंडेशंस हैं. सेफ रिकमेंडेशंस ये हैं कि एक्सेप्ट अ पार्टिंग गिफ्ट एट द एंड ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज इट इज़ अ बुके, चॉकलेट और अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स. पहली चीज़ तो ये कि डॉक्टर को कभी भी पेशेंट से गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए. सेकेंडली, अगर लेते हैं तो वो उस केस में कि जब उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद. क्यों? क्योंकि अगर बीच में आप ये हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में कि अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान उससे गिफ्ट्स लेना स्टार्ट करते हो पेशेंट से, तो पेशेंट फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करो या कुछ ही वांट्स समथिंग एल्स एंड ही नीड फॉर मोर ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इसीलिए उसे पार्टिंग गिफ्ट यानी कि जब उसके बाद आपने उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है और वो भी कंडीशन अप्लाई है कि कोई बुके हो सकता है, चॉकलेट है, बॉक्स ऑफ स्वीट मिठाई है, ये वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं होना चाहिए. The patient who brings the gift during the treatment may cause problems. It may be an expression of the patient's need for more than the usual attention. ठीक है, और a need to develop a personal friendship जो मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है. Extravagant and expensive gifts must never be accepted as it means that the patient is putting you under a heavy obligation. ठीक है, अब बोथ दी सिनेरियोज के अगर पेशेंट से आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट गिफ्ट ले रहे हैं या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले रहे हैं, ये कैन कॉज ट्रबल फॉर द डॉक्टर इन द लॉन्ग रन. ठीक है, ये आपके लिए ही बाद में प्रॉब्लम बनते हैं. Okay, so how to avoid the situation? If a patient does so, it is safe to return the gifts to the patient saying that I will not accept this gift as it is against my professional ethics. I assure you that my care and concern for your health will continue to remain the same. Sexual boundaries violation. Doctors operate in odd hours, in close and sometimes intimate settings for long hours and without clearly defined boundaries of age, gender, social class, and physical attributes. ये जो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस ऐसे होती हैं कि किसी भी ऑड आवर में सर्जरी करनी पड़ सकती है. इन्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं. ठीक है, और दे वर्क विद द फेलोज, सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज. All forms of relationships involving personal intimacy of the sexual nature in hospital settings are considered unethical. How to handle the situation? Handle by explaining in no uncertain terms that it is impossible for you to continue your career in such a situation. अगर आप अपनी हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, पैरामेडिक स्टाफ से, नर्सेज से कोई इस तरह की रिलेशनशिप्स रखते हैं, देन इट इज़ सर्टेन कि इन द लॉन्ग रन यू कैन नॉट कंटिन्यू योर कैरियर इन दैट सर्कमस्टांसेस. ठीक है, रिपोर्ट द मैटर टू द डीन विदाउट एनी फेयर. अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट है, कोई सेक्सुअल बाउंड्रीज की वायोलेशन हो रही है,
ठीक है, तो उस चीज़ को फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। Thirdly, charges and fee. With the changing times, privatization of health services and involvement of health insurance in some of the capitalist countries, the delivery of service is nearly always associated with financial transactions. अब जिस तरह का एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज का मतलब है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारी कंट्री में भी अब तो यही ट्रेंड चल गया है कि गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाना शुरू हो गए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड वो नहीं है, उसको मीट नहीं करता, और प्राइवेट वाले फिर आपसे फाइनेंशियली आपको डील करते हैं कि वो आपसे अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपको ट्रीटमेंट देनी है, सर्जरी करनी है, कितने दिन के लिए एडमिट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं. While it is not unethical to charge a fee for the consultation procedure or intervention, ये कहीं भी अनएथिकल नहीं है. ठीक है, किसी मरीज से उसकी कंसल्टेशन के, उसकी सर्जरी के, उसकी थेरेपी के, जो भी आप इंटरवेंशन दे रहे हैं उसे उसे चार्ज करना, दिस इज़ नॉट अनएथिकल. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, उनका प्रोफेशन है, उसने चार्ज तो करना है. ठीक है, बट इट इज़ अगेंस्ट द कस्टम एंड नॉर्म्स टू बेस द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. लेकिन इस चीज़ पे बेस करना कि पेशेंट आपको फीस दे सकता है, तो आप उससे अपना एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बेस करते हो, उसे ट्रीट करते हो सिर्फ इस चीज़ पे, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फीस, दिस इज़ अनएथिकल. ठीक है, सोल्यूशन इसका ये है जी कि आप एक फीस स्ट्रक्चर बनाएं that does not render a doctor procedure or intervention beyond the reach of an ordinary citizen. फीस स्ट्रक्चर बनाएं, चार्ज करें पेशेंट्स को, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो उसको पे कर सके, उसके अंदर ही अपना प्रोसीजर इंटरवेंशन के, कोई गरीब बंदा है वो भी करवा सके, अमीर हैं वो भी करवा सकें. ठीक है, ट्रेडिशनली डॉक्टर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चार्ज फ्रॉम देयर कलीग्स, टीचर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स. ये तो एक एथिक्स की बात है, एक नॉर्म्स की बात है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने कलीग से, अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से जो है वो चार्ज नहीं करते. और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट सेटिंग्स में बैठ रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा फीस है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते. ठीक है, मेडिकल लाइफ में मैंने खुद ऐसे डॉक्टर्स जो हैं देखे हैं, जो हमारे टीचर्स होते थे और हमसे वो चार्ज नहीं करते थे अगर हम उनके पास प्राइवेट सेटअप में भी जाते थे. ई कंसल्टेशन एंड टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन जो उसका नेम ही बता रहा है, और ई कंसल्टेशन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेशन है, इज लिंकिंग अप द फार एरियाज एंड जी बेटा अरीज मोहम्मद अफजल. मैम लेकिन अगर वो हर किसी से एक फी चार्ज नहीं कर रहे तो ये एथिकल में आएगा या फिर हर is किसी like- से बेटा नहीं, अपने टीचर स्टूडेंट की बात कर रहे हो आप. जी जी तो बेटा स्टूडेंट्स हैं, देखें आप, एक टीचर है वो हमें, मैं जो बात कर रही हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर थे, ठीक है, कुछ प्रोफेसर्स हमारे थे यहाँ किसी हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट बैठते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही. ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट से कभी भी फीस नहीं चार्ज करते थे. वो आई के स्पेशलिस्ट हैं. ठीक है, तो आई स्पेशलिस्ट हैं, और अगर आप उन्हें यही भी बता दो कि आप किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हो, तो तब वो आपसे फीस चार्ज नहीं करते, चाहे आप उनसे पढ़े हो या नहीं पढ़े. ओके ठीक है, मतलब इस तरह की प्रैक्टिस भी कुछ लोग हैं जो करते हैं. और जी ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे हैं जिनको आप कहते हैं कि सर मैं तो आपकी स्टूडेंट रही हूँ, आपसे पढ़ती रही हूँ, तो वो भी आपको जो है ना वो कहेंगे अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत कंसेशन हो जाएगी, लेकिन फीस देनी है. ठीक है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर रहा है कि वो किस तरह के जो है एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं. ओके लेकिन एक ट्रेडिशनली एक गुड मॉरल एथिक्स हैं, गुड मेडिकल एथिक्स हैं, उसमें ये चीज़ है कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट से फीस या चार्जेस ना ले, और कोई स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से एज अ रिस्पेक्ट, ठीक है, चार्जेस या फीस ना ले. ठीक है मैम ठीक है. Okay, the phenomenon of telemedicine is being practiced without boundaries around the world through Skypes and video links. अब तो टेलीमेडिसिन की जगह हम टेली एजुकेशन कर रहे हैं राइट नाउ. ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, दिस इज टेली एजुकेशन. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं विदाउट द बाउंड्रीज. ठीक है, इवन के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठ के इस टाइम लेक्चर ले रहे होंगे. काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ कंट्री थे और उन्होंने ये सेमेस्टर्स ऑनलाइन के पास किए हैं. So, इसी तरह अगर आप
मेडिसिन और कंसल्टेशन कर रहे हैं यूजिंग द इंटरनेट, थ्रू स्काइप, थ्रू वीडियो लिंक्स, दिस कम्स इन ई कंसल्टेशन एंड टेलीमेडिसिन। इसी की एक फॉर्म है appearance of doctors on television channels to enhance literacy is ethically correct but not to diagnose। अगर डॉक्टर्स हैं, मॉर्निंग शोज होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे शोज आते हैं, डॉक्टर्स आके उसमें आपको बहुत सी डिजीजेस, शुगर, ये जो आपकी डायबिटीज़ है, फैट है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर, इनके बारे में आपको नॉलेज देते हैं। दैट इज़ एथिकली करेक्ट एंड इट इज़ गुड। ठीक है, लिटरेसी रेट, एक आम बंदा जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल, उसके फैमिली में कोई नहीं है या फिर उसको नहीं पता, लेकिन वो टीवी से सुन के उसको नॉलेज मिल रहा है कि जी अच्छा मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे इस तरह खाना है, इस तरह की डाइट अवॉइड करनी है। बट डायग्नोसिस उसको अपना उस पर बेस नहीं करना चाहिए। डायग्नोसिस हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इंडिविजुअली। इसी तरह मीडिया एंड मेडिसिन है, यही रोल है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ बीन विटनेस्ड। दिस हैज़ रिजल्टेड इन excessive dependence of media for all kind of information. The news media are important source of information on health and medical therapies। लेकिन इसकी भी एक ड्रॉबैक है इसका, कि जिस तरह हम हर चीज़ ही अगर डिपेंड कर दें, इस ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम डिपेंड कर दें ऑन मीडिया और इंटरनेट, तो फिर ये होता है कि अगर आपको छोटी सी हेडेक की कॉज भी गूगल करते हो ना, तो आपको 100 तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं और फिर आपको लगता है नहीं जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। Then comes another dilemma in a doctor's life, that is relationship with pharmaceutical industry. The doctor and the pharmaceutical industry need to have a professional relationship aimed at mutual pooling of resources to promote welfare of health in patients। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ तो डॉक्टर्स की रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं ना कि काफ़ी बड़े लेवल पे बात चली जाती है और वो वही दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं जो पीछे से उन्हें स्पॉन्सर कर रही होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और ये बड़ी कॉमन माल प्रैक्टिस है। ठीक है, दिस कम्स अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स। ठीक है, और माल प्रैक्टिस में इसको कंसिडर करेंगे कि जो पेशेंट, जो डॉक्टर है ना, वो उस ब्रांड की मेडिसिन को प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि पीछे से उसको वो स्पॉन्सर करता है। The use of this relationship for the personal gains is unethical. The doctor cannot take the financial assistance from these industries. लेकिन ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है। They may take help for scientifically valid research pursuits। अब scientifically जो आपने रिसर्च करनी है उसके लिए अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, that is allowed, that is ethically correct। The doctor should prescribe the drugs that are cost effective and efficacious and not just promote the pharmaceutical industries। कोई भी फार्मास्यूटिकल्स हैं जिस तरह तो डॉक्टर को जो स्पॉन्सर करती हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं माल प्रैक्टिस में कि वो मेडिसिन देते हैं जो उनको पीछे से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर कर रही हैं, चाहे वो महंगी क्यों ना हो। Now coming to the rights and responsibilities of the patient and doctor. Rights, and the doctor has a duty to display, propagate, communicate and assist patient in protecting these rights। पेशेंट के राइट्स क्या हैं अब जी, कि उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पता होना चाहिए, उसको उससे लेनी चाहिए आप एक डॉक्टर को कंडीशन, प्रॉब्लम, डिजीज, ट्रीटमेंट, जो भी उसके अल्टरनेटिव्स हैं जो उसको थेरेपी प्रोवाइड करनी है। पेशेंट हैव द राइट टू विदड्रॉ द कंसेंट एट एनी टाइम। ट्रीटमेंट में ड्यूरिंग सेशन या किसी भी टाइम जो है पेशेंट जो है वो अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है। द पेशेंट हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च ट्रीटमेंट्स। रिफ्यूज़ कर सकते हैं पेशेंट, कंसेंट आप ले ही इसलिए रहे हैं ना कि पेशेंट राज़ी है या नहीं है, अगर वो नहीं है तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। द पेशेंट हैज़ द राइट टू obtain a second opinion from some other doctor। The patient has the right to have the detailed condition and treatment kept confidential by medical and hospital staff। पेशेंट की मर्जी के बगैर मेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल स्टाफ जो है उसकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। दिस इज़ द राइट ऑफ पेशेंट। The patient has the right to leave the hospital at any time। Patient has the right to be treated with care, consideration and dignity। The patient has right to request medical files from the doctor। वो किसी टाइम अपनी कोई फाइल्स obtain करना चाह रहे हैं डॉक्टर से, प्रीवियस रिकॉर्ड या प्रेजेंट रिकॉर्ड, तो वो उसको राइट है that he can have those files। They have the right to contact friends, relatives, solicitors, member of religious groups। Solicitor बेटा कहते हैं
अ टाइप ऑफ लॉयर, लॉयर को ही कह सकते हो आप, जो आपको एडवोकेट कर रहा है, ठीक है, आपके लिए लीगल प्रैक्टिस करता है। They have the right to ask to stay with the child at all times except where separation is necessary for the medical reason। किसी कोई फीमेल्स हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, कोई बहुत छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, जो फीडिंग के लिए डिपेंड करता है मदर पे, तो मदर अगर एडमिट है, बेबी को अलाउ है उसके साथ रहना, लेकिन वो भी कंडीशंस हैं कि अगर अनलेस मदर को कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो उसके बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर हॉस्पिटल की सेटिंग में बच्चों को कोई जर्म्स लग सकते हैं, तो उन केसेस में कहा जाता है कि जी बच्चों को घर पे रखें। एंड इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द पेशेंट इटसेल्फ, they have the right to inform the nursing staff if they want to or do not want to speak to the visitors or callers। किसी विजिटर से मिलना है, नहीं मिलना, उनकी अपनी मर्जी है, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं अब पेशेंट्स की, ये ऊपर तो थे राइट्स। नो द मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग मेडिकेशंस दे आर टेकिंग, ये पेशेंट को पता होना चाहिए जी आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे। बहुत से पेशेंट्स आपके पास आएंगे, जी मैं दिल की दवाइयाँ ले रहा था, कौन सी ले रहे थे भाई, या मैं ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा था, हाई करने की, लो करने की, उनको पता ही नहीं होता। कीप द अपॉइंटमेंट और एडवाइस इन्फॉर्म दोज हु आर कंसर्न्ड। अपॉइंटमेंट का, अपनी एडवाइस का, हर चीज़ का पेशेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पता होना चाहिए। कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट, इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ़ दे आर रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अनदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कहीं और से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भी उनको डॉक्टर को बताना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो हाउ देयर चार्जेस ऑफ ट्रीटमेंट आर बेस्ट कवर्ड, कैसे उन्होंने अपना खर्चा पूरा करना है, उनको पता होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट्स की। conduct themselves in a manner which will not interfere with the well-being or rights of the other patients or staff। किसी दूसरे पेशेंट या स्टाफ की जो है वेलबींग को के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर के क्या राइट्स हैं जी, राइट टू रिफ्यूज टू ट्रीटमेंट और प्रोसीजर विच इज़ अगेंस्ट हिज हर पर्सनल एथिक्स और बिलीफ। कोई डॉक्टर है, कोई ट्रीटमेंट वो नहीं करना चाहता, तो उसके पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर दे। रिफ्यूज टू ट्रीट अ सर्टेन इंडिविजुअल, इवन अ डॉक्टर हैज़ अ राइट कि अगर वो किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल को किसी भी बेसिस पे ट्रीट नहीं करना चाह रहा, पर्सनल हैं, कोई भी हैं बेसिस हैं, सो ही कैन रिफ्यूज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डॉक्टर्स में आता है टू प्रोवाइड साइंटिफिक कंफर्मेशन ऑन डिजीज डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू द पेशेंट। Responsibility for addressing patient concerns, responsibility to take informed consent for all the procedures, responsibility to respect patients' decision even when they are in disagreement with them, responsibility to never use their authority in any case other than the interest of patient। ठीक है, आज के लेक्चर में फिर क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। क्या आपने सिर्फ तब लेना है एट पार्टिंग टाइम, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, और वो भी सिर्फ कोई चॉकलेट्स हैं या स्वीट्स हैं, ठीक है, एज अ गुड जेस्चर, बट आपने कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या एक्स्ट्रा वेजन गिफ्ट और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने नहीं लेना है। राइट्स ऑफ द पेशेंट्स का पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेशेंट्स एंड एथिकल डिलेमास। ठीक है, क्वाइट ईजी लेक्चर एंड बेसिकली तो वैसे ये सब्जेक्ट ही ईजी है, और आज का लेक्चर भी आपका इजी था, जिसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमने एथिकल डिलेमास देखे। जी बच्चों। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम मुझे आपको कहना था कि मुझे लेक्चर 4 दोबारा कर दीजिएगा सेंड। बेटा मैंने आपको किया था दोबारा सेंड। मैम मुझे नहीं आई मेल। अच्छा चले, मैं कर दूंगी। और फिर असाइनमेंट का आज मंडे आज है, आज तक का आप सबके पास टाइम है, आज तक अपनी रात तक अपनी असाइनमेंट सबमिट करा दें। कल जो भी कराएंगे वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एंड आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? ज़रा बेटा अटेंडेंस का वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें। ओके मैम। कर दे, जी बेटा। लेक्चर मेल कर दीजिएगा ये वाला। बेटा वो मैं कर दूंगी लेक्चर में। ओके इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी की? मैम जो ये आपने असेसमेंट दी थी, ये लेंथी लिखनी थी कि नहीं नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में लिखनी थी? नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, 3-4 पेजेस की आपकी हो जाए। मैंने लेंथी लिखी है, मतलब रिसर्च करके कोई जितना बात नहीं मुझे बेटा, डाटा ये मिला अच्छी है। बात है। ये तो जो ज़्यादा लिखेंगे, जो रिसर्च करके लेंथी लिख रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ना। ओके मैम।
मैम जी मैंने बेटा। एमसीक्यू की सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिख ली थी वहाँ पे। चलें ठीक है, वैसे आपको लिख लेना चाहिए था स्टेटमेंट भी एमसीक्यूज की, लेकिन ठीक है, अगर आंसर्स करेक्ट लिख दिए मैं देख लूँगी। ओके मैम, थैंक यू। चलें बेटा, अटेंडेंस हो गई? एक्सक्यूज मी मैम। मैम जस्ट अ सेकेंड। जी बेटा बोलें। मैम आप रिपीट कर सकते हैं असाइनमेंट क्या है? बेटा असाइनमेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी, लेक्चर नंबर 4 के एंड पे। आपने लेक्चर खोल के नहीं पढ़ा, एंड पे उसके लिखा हुआ है जो एमसीक्यूज हैं और जो क्वेश्चन है। ओके मैम। जी, उन एमसीक्यूज का आंसर और वो क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं भेजी उनके पास आज का भी टाइम है, वो आप लोग आज भी सबमिट कर सकते हैं। मैम मेरी ना मतलब मैं जो मेल सेंड कर रही हूँ ना वो क्यूड आ रहा है उसमें, तो मैंने आपको ड्राइव के थ्रू भेजी है, तो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? बेटा अगर वो ओपन होगी तो एक्सेप्टेबल है, ओपन नहीं होगी तो मैं आपको फिर रिप्लाई करूंगी उसका कि जो है ये चलिए ओपन ठीक है नहीं हो रही, मैम, तो फिर आप अल्टरनेटली भेजना मुझे। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। मैम ले लिए ठीक है सिग्नेचर। बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।